आज इस वीडियो में हम प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र को कैसे भरेंगे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय ये कार्य शीर्ष वरीयता का कार्य है। देखिए, जब भी प्रेरणा पोर्टल पर आपको बच्चों की डेटा फीडिंग करनी हो या उपभोग प्रमाण पत्र भरना हो, इसके लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। हालांकि आपको लॉगिन करना आता होगा, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं जो पहली बार प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने जा रहे हैं, उनके लिए जो लॉगिन का प्रोसीजर है वो बताना आवश्यक है। तो देखिए, अगर आपको प्रेरणा पोर्टल पर उपभोग प्रमाण पत्र को भरना है तो सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना होगा prerna.up.in और ये टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा। जैसे आपने सर्च किया, आपके सामने कुछ ब्राउज फीचर्स आएंगे। इसमें सबसे पहला है मिशन प्रेरणा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले टीचर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको बैंक डेटा अपलोड में जाना है। इसमें आपको सबसे पहली हेडिंग मिलेगी टीचर लॉगिन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपने टीचर लॉगिन पे क्लिक किया, टीचर साइन अप पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए बैंक अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको एंटर करना होगा। मैं अपना नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, एक मैसेज आएगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो आपको ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा, यू आर ऑलरेडी लॉगिन विद अनदर डिवाइस, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए, आपको विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरने के लिए देखिए आपको ये 3 लाइन दिख रही होंगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये ड्रॉप डाउन विंडो नहीं दिख रहा होगा तो आपको इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग है वो है विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आपने विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र पे क्लिक किया, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरने का जो पेज है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले वित्तीय वर्ष लिखा होगा, उसके बाद जिले का नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके ब्लॉक का नाम लिखा होगा, और आपने टीचर लॉगिन किया है तो आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर शो होगा। अब देखिए, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र भरने के लिए आपको कुछ जानकारियां यहाँ पर फिल करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे फिल करेंगे और इन इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए आप कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे, आइए इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, आपको जितनी भी यहाँ पर हेडिंग्स दिख रही हैं, जितनी भी एंट्रियाँ आपको भरनी है, इसके लिए हमने एक होमवर्क किया है। ये होमवर्क आप भी कर लीजिए, आप इसका एक रफ वर्क कर लीजिए। उसके बाद आप प्रेरणा पोर्टल पर आकर इस उपभोग प्रमाण पत्र को भर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रफ वर्क करेंगे तो जो भी गलतियां होंगी आप उसको वहां सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहां पर भरेंगे और अगर आप इसे सेव कर देंगे तो आप चाहकर भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी हेडिंग्स आपको यहाँ दिख रही है, मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ। ये जितनी भी हेडिंग्स आपको दिख रही हैं, इसके लिए हमने एक रफ वर्क किया है। आइए हम आपको जो वर्क हमने किया है उसे बताते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इन हेडिंग्स को, इन एंट्रियों को आप कैसे भरेंगे। अभी हमने प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय स्तरीय जो उपभोग प्रमाण पत्र है भरने का जो पेज खोला था, उसमें जो भी जानकारियां आपको भरनी थी वो हेडिंग्स हमने आपको दिखाई थी। उसमें सबसे पहले ए था, जिसके अंतर्गत जो पहली जानकारी आपको भरनी है वो ये है कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए में धनराशि, यानी कि 24 मार्च 2020 को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जो परिवर्तन लागत उपलब्ध थी वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। और इसमें जो दूसरी जानकारी भरनी है जो बी है, और इसके लिए जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में, यानी कि देखिए, जो पहली वाली जानकारी थी वो ये थी कि 24 मार्च 2020 को कुल उपलब्ध परिवर्तन लागत कितनी थी, कन्वर्जन कॉस्ट का जो अमाउंट था वो कितना था। और इसमें जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में, यानी कि 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद आपके विद्यालय में उपलब्ध खाद्यान्न कितना था। अब आपको ये जो दोनों जानकारियां हैं ये भरने के लिए आपको अपने एमडीएम रजिस्टर पर जाना होगा। आप अपने एमडीएम रजिस्टर का 24 मार्च 2020 का पन्ना निकाल लीजिएगा। 2 पन्ने होंगे, एक बाएं साइड पन्ना होता है और एक दाहिने साइड पन्ना होता है। बाएं साइड वाले पन्ने पे कितने लाभान्वित बच्चे होते हैं और कुल कितना खाद्यान्न उनको दिया गया, डेट वाइज उनकी एंट्री होती है। तो जो दाहिने साइड वाला पन्ना होता है उस पर हम उस महीने में
कितना खाद्यान्न प्राप्त होता है, जो प्रारंभिक अवशेष होता है वो कितना होता है, जो अंतिम अवशेष होता है वो कितना होता है, वो सारी जानकारियां लिखी होती हैं। अब आपको स्क्रीन पर मार्च 2020 का एमडीएम का पन्ना दिखाएगा और उस एमडीएम के पन्ने पे से आपको ये जो दोनों जानकारियां हैं ए और बी, एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि जो आपको ए और बी ये जो दो जानकारियां आपको भरनी है ये आपको आपके एमडीएम रजिस्टर से भरना है। तो मैं आपको एमडीएम रजिस्टर का पेज दिखाता हूं, उसके बाद आपको उस पेज पे से कौन कौन सी एंट्रियां आपको ए में भरनी है और आपको बी में भरनी है वो आपको बताते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर मार्च 2020 के एमडीएम रजिस्टर का जो दाहिने साइड वाला पेज होता है जिसमें आरंभिक अवशेष और उस माह में कितना खाद्यान्न और कितना धनराशि प्राप्त होता है और माह के अंत का जो अवशेष है जो लिखा जाता है वो पेज आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि माह के अंत में कुल अवशेष और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है। जो अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो है 1,39,240 रुपये और 60 पैसे। ये अमाउंट आपको ए हेडिंग में लिखना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर माह के अंत में कुल अवशेष खाद्यान्न लिखा हुआ है जिसमें चावल है -115 किलो और जो गेहूं है वो है 343.30 किलो। आपको करना क्या है कि इन दोनों जो खाद्यान्न की मात्रा है, चावल और गेहूं की मात्रा, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो देखिए जब आप -115 को 343.30 में जोड़ेंगे तो 343.30 में से 115 घट जाएगा और ये आ जाएगा 228.30 किलोग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि ए हेडिंग में आपको कौन सा अमाउंट एंटर करना है और जो बी हेडिंग है उसमें कौन सा अमाउंट आपको एंटर करना है। यानी कि 24 मार्च 2020 को जो आरंभिक अवशेष था, यानी कि मार्च 2020 के पन्ने में जो अमाउंट शेष था वो था 1,39,240 रुपये 60 पैसे और जो खाद्यान्न की मात्रा अवशेष थी, माह के अंत में जो अवशेष था उसके लिए आपको चावल और गेहूं को जोड़ देना होगा। जब आपने -115 किलो चावल में 343.30 किलोग्राम गेहूं को जोड़ा है तो जो कुल खाद्यान्न की मात्रा आई वो आ गई 228.30 किलोग्राम। तो आपको ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो आपको ए और बी वाली हेडिंग में जो एंट्रियां थी, जो जानकारियां थी, उसमें आपको भर देना है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो ए वाली एंट्री है जो आपको भरनी है कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए में धनराशि, ये हमने आपको अभी बताया था। एमडीएम का जो पेज दिखाया था हमने मार्च 2020 वाला, उसमें हमने आपको ये जो अमाउंट बताया था, जो अंतिम अवशेष था वो था 1,39,240 रुपये 60 पैसे। तो हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1,39,240 रुपये और 60 पैसे, हमने ये लिख लिया। उसके बाद देखिए जो बी वाली एंट्री भरनी है आपको, जो बी वाला अमाउंट भरना है वो है कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में। तो देखिए वो जो खाद्यान्न आया था आपको बताया था मैंने कि 115 किलो चावल था, -115 किलो चावल था और जो गेहूं की मात्रा बताई थी, जब हमने उसको जोड़ा है तो ये टोटल आ गया था आपका 228.30 किलोग्राम। ये हो गया आपका जो खाद्यान्न की मात्रा, यानी कि जो अंतिम अवशेष था खाद्यान्न का एमडीएम रजिस्टर मार्च 2020 के, ये दोनों अमाउंट हमने आपको बता दिए। तो देखिए ए और बी क्लियर हो गया और ये आपको कहां से भरना है, एमडीएम रजिस्टर से। अब आइए आगे। अब देखिए जो सी वाला है इसमें आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। कहने का मतलब ये है कि देखिए 24 मार्च तक का तो आपने 24 मार्च 2020 तक का जो अंतिम अवशेष था वो तो आपने लिख ही लिया है। अब आपको क्या करना है कि 24 मार्च 2020 के बाद 31 मार्च 2021 तक जितना भी पैसा एमडीएम यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट का आपके एमडीएम के खाते में आया है वो सब आपको जोड़कर और आपको सी वाले में लिखना है। यहां पे लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, यानी कि सत्र 20-21 में जितना भी पैसा एमडीएम का आया है यानी कन्वर्जन कॉस्ट का आया है वो आपको जोड़कर यहां पर लिखना होगा। मैं एक बार फिर से आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 24 मार्च 2020 तक का तो आपने लिख दिया। अब 24 के बाद अगर 25 मार्च को भी पैसा आया होगा तो वो आपको किस में काउंट करना है, सत्र 20-21 में काउंट करना है। चलिए मैंने इसका भी पूरा डिटेल बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जो सी वाली हेडिंग थी हम उसी के बारे में बता रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि रुपए में। तो देखिए जब हमने अपने एमडीएम के पासबुक को प्रिंट करवाया तो जो जो अमाउंट हमें मिले वो क्या क्या मिले। इसमें सबसे पहले है कि 31 मार्च 2020 को प्राप्त धनराशि, देखिए 24 मार्च तक का हो चुका है। अब 24 मार्च के बाद जो जो अमाउंट आए हैं वो हमने लिखे हैं। तो 31 मार्च 2020 को प्राप्त धनराशि थी 36,557 रुपये। फिर 31 मार्च 2020 को दोबारा पैसा आया है वो है 7,140 रुपया। उसके बाद 27 जुलाई 2020 को जो पैसा प्राप्त हुआ वो है 13,707 रुपया। फिर 19 अगस्त 2020 को जो पैसा प्राप्त हुआ वो हुआ 30,352 रुपया। उसके बाद 30 नवंबर 2020 को जो धन प्राप्त हुआ वो हुआ 31,352 रुपया। उसके बाद 19 मार्च 2021 को जो कन्वर्जन कॉस्ट प्राप्त हुआ वो है 47,957 रुपया।
उसके बाद 24 मार्च 2021 को जो धन प्राप्त हुआ वो हुआ 23,498 रुपया। उसके बाद 31 मार्च 2021 को जो धन प्राप्त हुआ वो है 3,546 रुपया। उसके बाद दोबारा 31 मार्च 2021 को जो धन प्राप्त हुआ वो है 98,640 रुपया। तो देखिए 31 मार्च 2021, देखिए सत्र 2020-21 की बात की जा रही है। तो 24 मार्च 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 तक जो टोटल पैसा प्राप्त हुआ ये सारा हमने लिख लिया था और इसका जो टोटल किया हमने वो आ गया 2,92,749 रुपया। तो इसके लिए आप अपनी जो एमडीएम की पासबुक है उसे आप बैंक से प्रिंट करवा लीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको कि 24 मार्च 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 तक जितना भी पैसा आया है आप उसे इस तरह से लिख लीजिए और उसका टोटल कर लीजिए। तो देखिए ये जो सी का जो अमाउंट है, जो देखिए अब हमको सी वाली जो एंट्री भरनी है उसका जो अमाउंट आया वो आ गया 2,92,749। तो ये अमाउंट हम लिख लेते हैं 2,92,749 रुपया। ये हमने जो सी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि थी वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखिए जो डी वाला है वो ये है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न किलोग्राम में। ध्यान से समझिए आप। देखिए पहले तो क्या बात हुई कि 24 मार्च 2020 को जो परिवर्तन लागत उपलब्ध थी आपके एमडीएम रजिस्टर में वो लिखना था। फिर 24 मार्च 2020 को जो उपलब्ध खाद्यान्न था वो लिखना था। तो 24 मार्च तक की दोनों इंफॉर्मेशन आपने एमडीएम रजिस्टर से लिख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 24 मार्च के बाद की बात करिए, क्योंकि 24 मार्च के बाद जो 3 चरण बने, जो आपका अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी तक का जो चरण बना, उसमें जो टोटल खाद्यान्न और पैसा आपके विद्यालय में आया था अब उसकी जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि कही गई है। तो हमने 20-21 सत्र में जितना भी पैसा हमको प्राप्त हुआ था वो लिख लिया जोड़कर। अब इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो टोटल खाद्यान्न हमें प्राप्त हुआ वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, या तो आपने अपने एमडीएम रजिस्टर में पहले से लिखा होगा कि किस किस महीने में आपको कितना कितना खाद्यान्न मिला। ये जानकारी आपको कोटेदार के माध्यम से मिली होगी, और अगर नहीं मिली है तो अब आप जाकर कोटेदार से पता कर लीजिए कि सत्र 20-21 में, और उससे ये कहिएगा कि 24 मार्च 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 तक जितना भी खाद्यान्न विद्यालय के नाम पर तुम्हारे पास आया है उसका अमाउंट हमें बता दीजिए। तो देखिए इसकी भी जानकारी हमने जो हमारे कोटेदार हैं उनसे प्राप्त की है और उसका भी पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए डी वाली हेडिंग है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न किलोग्राम में। तो देखिए जो सबसे पहला जो खाद्यान्न आया था वो आया था जुलाई 2020 में, और जुलाई 2020 में जो खाद्यान्न आया था वो किन किन महीनों का था, अप्रैल का था, मई का था और जून का था। तो वो मिला है हमें, चावल जो मिला वो मिला 390 किलो और जो गेहूं मिला है वो 306 किलो। इसका जो टोटल हो गया, टोटल खाद्यान्न हो गया वो गया 696 किलोग्राम। उसके बाद जो दूसरा खाद्यान्न आया वो नवंबर में आया 2020 में। देखिए जून तक का तो मिल गया था, अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि नवंबर में जो खाद्यान्न आया है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का आया है। जो चावल आया था वो आया था 438 किलोग्राम और जो गेहूं आया था वो आया था 86 किलोग्राम। तो इसका जो टोटल होगा वो होगा 524 किलोग्राम। इसके बाद देखिए जनवरी 2021 में जो खाद्यान्न प्राप्त हुआ, देखिए सितंबर तक का मिल चुका है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मिला था। तो चावल मिला था 325 किलोग्राम और जो गेहूं मिला था वो मिला था 168 किलोग्राम। इसको हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 493 किलोग्राम। उसके बाद चौथा नंबर की फरवरी 2021 में जो हमें खाद्यान्न प्राप्त हुआ था, दिसंबर तक का मिल चुका है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का हमें मिला था 250 किलोग्राम चावल मिला था और 131 किलोग्राम गेहूं मिला था। ये जो टोटल मिला है वो मिला है 381 किलोग्राम खाद्यान्न। अब देखिए इसी समय डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्स्ट्रा खाद्यान्न मिला था, जिसमें 431 किलोग्राम चावल मिला था और 215 किलोग्राम हमें गेहूं मिला था। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 646 किलोग्राम। तो इस तरह से आप भी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा और ये पूरी डिटेल आप बना लीजिएगा। फिर हमने ये जो टोटल खाद्यान्न है, ये टोटल खाद्यान्न हमने जोड़ लिया। तो ये टोटल जोड़ने के बाद आ गया 2740 किलोग्राम। ये टोटल खाद्यान्न हमें प्राप्त हुआ वित्तीय वर्ष 2020-21 में, और डी हेडिंग में हमको ये भरना होगा। तो देखिए आपका जो टोटल खाद्यान्न है वो कितना है, 2740 किलोग्राम। ये हम भर लेते हैं। देखिए डी वाली जो हेडिंग थी वो था वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न किलोग्राम में। तो ये हमने आपको बताया अभी कि 2740 किलोग्राम है। ये 2740 किलोग्राम हम ये यहाँ पर जो टोटल खाद्यान्न की मात्रा है वो भर देते हैं। अब तक आपने क्या किया, आपने जो ए के अंतर्गत जो पहली जानकारी आपको भरनी थी वो भर दिया, बी के अंतर्गत जो दूसरी जानकारी भरनी थी वो आपने भर दिया, सी के अंतर्गत जो तीसरी जानकारी थी वो आपने भर दिया, और डी के अंतर्गत जो चौथी जानकारी थी वो आपने भर दिया। अब यहाँ पर अगले जो हेडिंग है वो क्या है, ई हेडिंग है, यानी कि ई जो आपको जानकारी भरनी है वो क्या भरनी है
कि कुल धनराशि रुपए में ए प्लस सी। अब देखिए धनराशि वाली बात करते हैं, तो जो पहली ए वाली जो हेडिंग थी उसमें जो ए वाली जानकारी आपको भरनी थी वो ये थी कि 24 मार्च 2020 को जो उपलब्ध परिवर्तन लागत थी, यानी कि जो कन्वर्जन कॉस्ट था वो कितना था, 1,39,240 रुपए 60 पैसे। ठीक है, तो पैसे वाली बात कहां हुई है, ए में। उसके बाद जो पैसे वाली बात हुई है वो सी में हुई है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, वो मैंने टोटल जोड़ के आपको बताया था। तो अब ए और सी को आपको जोड़ना है। देखिए ए को और सी को जोड़ना है, तो ए सी यहां पर जोड़ के आपको यहां पर भरना होगा। अब भरना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जब आप प्रेरणा पोर्टल पर जो उपभोग प्रमाण पत्र भरेंगे तो ये आपको जो ई और एफ वाली जो हेडिंग है ये ऑटोमेटिक यहां पर फिल होके आ जाएगा। यानी कि देखिए 1,39,240 रुपए 60 पैसे और दूसरा अमाउंट का है 2,92,749 रुपए, ऑटोमेटिक फिल होके यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए कुल खाद्यान्न, तो खाद्यान्न की चर्चा कहां की गई कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न, ये देखिए खाद्यान्न ये था जो अंतिम अवशेष था मार्च का। और उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो खाद्यान्न मिला है वो कितना है, 2,740 किलोग्राम। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये 228.309 किलोग्राम और 2,740 किलोग्राम अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ेगा और वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तो चलिए इतना काम हम पहले प्रेरणा पोर्टल पर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो चलिए प्रेरणा पोर्टल पर हम जो विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र के अंतर्गत जितना भी होमवर्क था हमारा वो सारी एंट्रियां अभी भर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला ए था कि दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए धनराशि में, जो कि हमने आपको अभी बताया था, इसका जो अमाउंट था वो था 1,39,240 रुपए 60 पैसे। तो वो अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो देखिए हम टाइप कर देते हैं 1,39,240 रुपए और ये हो गया आपका 60 पैसे। उसके बाद जो बी वाला है वो है दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में, ये था 228 किलो 300 ग्राम, ये भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 228 किलो 300 ग्राम, ये भी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, जो कि मैंने टोटल जोड़ के आपको बताया था 2,92,749 रुपया, वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 2,92,749 रुपये, ये हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद जो डी वाला है वो है वित्तीय वर्ष 2020-21 विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, ये जो मैंने आपको बताया था टोटल जोड़ के 2,740 किलोग्राम, वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 2,740, ये हो गया किलोग्राम। आपको किलोग्राम नहीं लिखना है, बस आप अमाउंट भरिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ई एफ में ये अपने आप टोटल होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो उपभोग प्रमाण पत्र का पहला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट फिल हो जाता है। अब इसके बाद जो पांचवी हेडिंग है वो है लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को एफएसए वितरण की स्थिति, यानी कि जो 76 दिन 49 दिन और 138 दिवस का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट आपने बच्चों को दिया था उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब ये डिटेल आप कैसे फिल करेंगे, इसके लिए दो बातें हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए जो टेबल हमने आपको दिखाई थी उसमें आपको तीनों चरणों का, जो अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त और सितंबर से फरवरी का जो टोटल खाद्यान्न आपने बच्चों को दिया है और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है उसकी डिटेल आपको भरनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो 76 दिन का था अप्रैल से जून वाला वो आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आपको 49 दिन और 138 दिन का बताएंगे। तो देखिए जो 76 दिन का खाद्यान्न देना था आपको अप्रैल से जून वाला, उसमें देखिए दो सत्र थे, हम आपको ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि देखिए उसमें एक सत्र 19-20 है और एक सत्र 20-21 है। तो सत्र 19-20 में कौन से बच्चे आएंगे, जो मार्च 2020 में कक्षा 5 पास आउट हो चुके थे, उन बच्चों को भी हमने अपने विद्यालय से अप्रैल से जून का खाद्यान्न दिया था। तो जो कक्षा 5 के जो टोटल पास आउट बच्चे थे सत्र 19-20 में, वो कुल बच्चे थे 33। तो 33 बच्चों को हमने 374 रुपया दिया, क्योंकि अप्रैल से जून का जो कन्वर्जन कॉस्ट देना था उसका जो अमाउंट था वो था 374 रुपए। तो जब 33 बच्चों को आप 374 रुपए देंगे तो वो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,342 रुपए। मैंने यहाँ पर ये कक्षा 5 भी लिख दिया है कि ये जो 33 बच्चे थे वो कक्षा 5 के पास आउट बच्चे थे, यानी कि सत्र 19-20 में आपने जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अप्रैल से जून में दिया है वो दिया है 12,342 रुपए। अब आइए कुल खाद्यान्न की बात करते हैं। देखिए पर बच्चे को अप्रैल से जून चरण का जो चावल मिलना था वो मिलना था 5 किलो 100 ग्राम और जो गेहूं मिलना था वो मिलना था 2 किलो 500 ग्राम। तो इस तरह से हमारे पास बच्चे कुल कितने हैं, 33 बच्चे। तो 33 बच्चों को जो कुल खाद्यान्न मिलेगा, आप 5 किलो 100 ग्राम और 2 किलो 500 ग्राम को जब जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 7 किलो 600 ग्राम। तो 33 बच्चों को जब 7 किलो 600 ग्राम आप खाद्यान्न देंगे तो 33 को मैंने गुणा कर दिया 7 किलो 600 ग्राम से, तो यह आ जाएगा 250 किलो 800 ग्राम।
यानी कि सत्र 19-20 में जो आपने टोटल पैसा दिया वो दिया 12,342 रुपया, और जो कुल खाद्यान्न दिया वो दिया 250 किलो 800 ग्राम आपने कुल खाद्यान्न दिया है। किनको दिया है? जो कक्षा 5 के बच्चे पास आउट हो गए थे, जिन्हें आप सत्र 19-20 में काउंट करते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसी में अप्रैल से जून में आपका सत्र 20-21 में जो बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे कक्षा 1 से 5 तक जो नामांकित थे, उनको भी दिया गया है। तो देखिए, उन बच्चों की संख्या 166 थी। तो 166 बच्चों को जब आप 374 रुपए के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट देंगे, तो वो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा 166 को गुना कर दीजिए 374 से, तो आ जाएगा 62,084 रुपए। और इनको खाद्यान्न भी देना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अप्रैल से जून चरण में जो खाद्यान्न मिलना था पर बच्चे को, वो चावल मिलना था 5 किलो 100 ग्राम, और जो गेहूं मिलना था वो 2 किलो 500 ग्राम। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 किलो 600 ग्राम। तो 166 बच्चों को जब हमें ये 7 किलो 600 ग्राम पर बच्चे को आपको खाद्यान्न देना है, तो 166 बच्चे को कितना मिलेगा? 166 को आप 7.6 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1261.6 या 1261.6 किलोग्राम टोटल खाद्यान्न हमने जो अप्रैल से जून का 76 दिन का था वो टोटल हमने दिया है। अब मैं इसी चीज को आपको प्रेरणा पोर्टल पर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है कि जो उस टेबल में जो उपभोग प्रमाण पत्र आपको भरना है, उसमें 76 दिन का जो आपको टोटल बच्चों की संख्या, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट और टोटल खाद्यान्न जो आपको देना होगा, उसके लिए क्या करना होगा आपको कि देखिए, पहले आप बच्चों को जोड़ लीजिए। तो 33 बच्चे ये हो गए और 66 बच्चे ये हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 199 बच्चे हो गए। ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट को जोड़ लीजिए कि 12,342 को और 62,084 को जोड़ लीजिए। तो जब हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74,426 रुपए। ये पैसा आ गया, ये कन्वर्जन कॉस्ट आ गया, ये टोटल बच्चे हो गए। अब खाद्यान्न को भी जोड़ लीजिए। अब आप खाद्यान्न को भी जोड़ लीजिए। देखिए, जो कक्षा 5 के 33 बच्चे पास आउट थे, उनको कुल खाद्यान्न कितना मिला? 250 किलो 800 ग्राम। और जो सत्र 20-21 में आपके 166 बच्चे थे, उनको जो खाद्यान्न मिला है वो कितना मिला है? 1261.6 किलोग्राम। तो आप इन दोनों जो खाद्यान्न की मात्रा है इनको भी जोड़ लीजिए। तो हम जोड़ लेते हैं। तो ये जो टोटल खाद्यान्न है ये जोड़ के आ जाएगा 1512 किलो और 400 ग्राम। इसको आप 400 kg लिख दीजिए। यानी कि अब आप मेरी बात को समझिए कि 76 दिन का हमने 76 दिन का टोटल कैलकुलेशन हमने कर लिया है। उसमें टोटल जो लाभान्वित बच्चे थे, जितने बच्चों को हमने खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, वो 199 बच्चे हैं। कितना पैसा दिया है? 74,426 रुपया दिया है। और जो टोटल खाद्यान्न दिया है वो कितना दिया है? 1512 किलो और 400 किलोग्राम। इतना खाद्यान्न हमने दिया है। तो उस टेबल पे हम ये अमाउंट भर देते हैं। तो आइए, जो प्रेरणा पोर्टल पे उपभोग प्रमाण पत्र हम भर रहे हैं, उसमें जो 76 दिन का अप्रैल से जून का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है आपने, वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो देखिए, एफएसए वितरण किया गया। अब 76 दिन में कितने बच्चों को आपने एफएसए, देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों की संख्या जिन्हें खाते में एफएसए का वितरण किया गया। तो वो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल बच्चे कितने थे? 199। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 199। उसके बाद देखिए, वितरण की गई धनराशि, जो टोटल धनराशि थी वो थी, यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको बताया था अभी हमने कि 74,426 रुपये। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 74,426 रुपये। ये भी फिल हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है अगला कि वितरित किया गया खाद्यान्न गेहूं प्लस चावल किलोग्राम में। तो आपको दोनों को जोड़ के लिखना है, मैंने जोड़ा भी था। तो जो जोड़ के आया था आपका 1512.4 यानी कि 400 ग्राम। 1512 किलो और 400 ग्राम। ये पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसका मतलब यही है कि यहाँ पर है पूरा, वो पूरा शो नहीं हो रहा है। तो देखिए, हमने 76 दिन का जो टोटल कैलकुलेशन था वो यहाँ पर भर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले आप इसको मैं आपको प्रेरणा पोर्टल पे दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपका इतना कैलकुलेशन क्या है, ये सही है कि नहीं है। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पे आप तभी देखिएगा जब आपने प्रेरणा पोर्टल पर जो डेटा एंट्री है, जो सभी का डेटा भरा है, वो अगर आपने सही सही भरा है तभी आप इसको देखिएगा। नहीं तो जो आपने बैंक को जो भी डिटेल आपने भेजी है, जितना भी बच्चों का आपने कन्वर्जन कॉस्ट बना के भेजा है, प्राधिकार पत्र के अकॉर्डिंग आपने जितने बच्चों को खाद्यान्न दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना लेखा जोखा बना सकते हैं। और अगर आपने प्रेरणा पोर्टल पर अगर आपने सही सही डेटा भरा हुआ है कि किस बच्चे को कितना रुपया जाना चाहिए, कितना खाद्यान्न जाना चाहिए, वो सही सही भरा है, तो ये कैलकुलेशन आपको एनालिटिक्स में भी दिख जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको देखिए, जो पहली हेडिंग होती है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, इसमें नहीं जाना है। दूसरे वाले में भी नहीं जाना है। तीसरा वाला देखिए, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स। तो चलिए पहले अप्रैल से जून वाले को क्लिक करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए, मैंने आपको बताया था सत्र 19-20 में जो कक्षा 5 के जो टोटल पास आउट बच्चे थे वो कितने थे? 33।
है ना। और जो बैंक की इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों की मिली थी वो भी 33 हो गया। अब देखिए जो इनको कुकिंग कॉस्ट मिला है कि 12,342 रुपया। आपको याद होगा कि जब मैंने 33 को 374 से मल्टीप्लाई किया था तो वो भी 12,342 रुपये आया था। यहाँ पर चावल है 0.168, ये टन में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 168 किलो। और जो गेहूं है वो भी टन में दिया गया है 0.083, जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो 83 किलो आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको याद होगा जो मैं पेपर पे कैलकुलेशन कर रहा था कि 33 बच्चों को 7.6 किलोग्राम के हिसाब से जो टोटल खाद्यान्न मिला है वो 250.8 किलोग्राम मिला है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये उतना ही आ जाएगा। तो देखिए ये 5 के पास आउट बच्चे थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सत्र 20-21 में जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दिया गया था वो कितना दिया गया था। तो हम यहाँ से सत्र बदलेंगे पहले। अब हम यहाँ से सत्र 20-21 कर लेंगे और हम इसे सर्च कर देंगे। तो जब आप सर्च करेंगे तो देखिए ये तो आपको टोटल नामांकित बच्चे बताएगा, यानी कि जो 20-21 में आपके टोटल नामांकित बच्चे थे वो कितने थे 261 थे। लेकिन उस 261 में हमने केवल 166 को दिया था। तो 166 को जो हमने टोटल अमाउंट दिया है 62,084 रुपये। आपको याद आ रहा होगा जो मैं पेपर पे भी कैलकुलेशन कर रहा था उसमें 166 बच्चों को जब हमने 374 से मल्टीप्लाई किया था तो 62,084 रुपये आया था। और जो टोटल हमने खाद्यान्न दिया था वो 1261.6 आया था। तो जब आप इसको ये देखिए टन में है 0.847 ये राइस है, 0.415 ये व्हीट है। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 847 किलो चावल आ जाएगा और 415 किलो आपका गेहूं आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर राउंड फिगर में दिया गया है, जबकि हमने कैलकुलेशन की थी तो वो 1261.6 किलोग्राम आया था। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर प्रेरणा पोर्टल पे आपने सही से डेटा फीडिंग की है तो आप प्रेरणा पोर्टल से भी 76 दिन, 49 दिन और 138 दिन का जो टोटल बच्चों को आपने कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न दिया है वो टोटल करके आप लिख सकते हैं। चलिए हम दोबारा उपभोग प्रमाण पत्र पे चलते हैं। अब देखिए हमारा 76 दिन का हो चुका है। 76 दिन का जो उपभोग प्रमाण पत्र में डेटा भरना था वो मैंने भर दिया है। अब चलिए 49 दिन और जो 138 दिन का डेटा है उसको आप कैसे भरोगे उसके बारे में आप देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था आपको एनालिटिक्स में जाना है, तो पहली वाली हेडिंग में नहीं जाएंगे, दूसरी वाली में नहीं जाएंगे, आपको तीसरी वाली हेडिंग में जाना है। तो देखिए ये है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर ये माउस कर्सर जा रहा है, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स। अब हम जुलाई से अगस्त में जाते हैं। तो जैसे हमने जुलाई से अगस्त में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम आ गया, यहाँ पर टोटल नामांकित बच्चे 261 आ गया, बैंक की जानकारी प्राप्त बच्चे 261। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिए। जब भी प्रेरणा पोर्टल पर आप कोई नया रजिस्ट्रेशन करते हैं वो तीनों चरणों में दिखाई देता है। तो ये जो 261 बच्चे हैं ये आपको अप्रैल से जून में भी दिखेंगे, जुलाई से अगस्त में भी दिखेंगे, सितंबर से फरवरी में भी दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 261 बच्चे आपके जुलाई से अगस्त में थे। आप यहां पर आपने बैंक की जानकारी 261 की दे दी है वो ठीक है, लेकिन आप इस बात को चेक कर लीजिएगा कि आपने जुलाई से अगस्त में कितने बच्चों को खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया था। आपने जितने बच्चों का डेटा फीड किया होगा उतने बच्चों का अमाउंट यहां पर आपको शो होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जुलाई से अगस्त में जो कन्वर्जन कॉस्ट आपको बच्चों को देना था वो था 243 रुपए 50 पैसे। लेकिन अगर आप एक 261 को 243 रुपए 50 पैसे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा। ये है 222 बच्चों का पैसा है कि 222 बच्चों को हमने 56,606 रुपया और 43 पैसा दिया है। हालांकि यहाँ पर 261 शो हो रहा है। तो आप ये पूछेंगे जब हमने 222 बच्चों को दिया है तो यहाँ पर 261 क्यों शो हो रहा है। तो जो बाकी बच्चे थे उन्हें हमने 0 अमाउंट दिया हुआ है क्योंकि वो बच्चे आपके जुलाई से अगस्त चरण में नहीं थे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 222 बच्चे हैं उन 222 बच्चों को पूरा अमाउंट न दिया गया हो, 243 रुपया 50 पैसा न दिया गया हो, क्योंकि शायद किसी का एडमिशन जुलाई के एंड में हुआ हो या अगस्त के मिड में हुआ हो तो उनका अमाउंट अलग अलग था। तो ये डेटा फीडिंग अगर आपने बढ़िया से की होगी, सही से की होगी प्रेरणा पोर्टल पे, तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे 222 बच्चे हैं और हमने यहाँ पर उनको जो पैसा दिया है वो दिया है 56,606 रुपए और 43 पैसे। उनको जो चावल और गेहूं दिया गया है देखिए यहाँ पर टन में दिया गया है, तो आप 0.754 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 754 किलो आपका चावल आ जाएगा और 387 किलो आपका गेहूं आ जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप कॉपी पे देख सकते हैं यहाँ पर 222 बच्चों को देखिए 56,606 रुपए 43 पैसे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 56,606 रुपए 43 पैसे। ये यहाँ पर अमाउंट लिख दिया हमने और उसके सामने 1141 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 1141 ये टोटल खाद्यान्न हमने जोड़ दिया। हमने 754 को और 387 को जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 1141 केजी आपका टोटल खाद्यान्न हो गया। इसी तरह से हम आपको अब सितंबर से फरवरी का जो टोटल कैलकुलेशन है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में चल जाइएगा,
फिर आपको एनालिटिक्स में आना है, तो हम इसमें नीचे आएंगे, तो हम यहाँ पर सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटल 261 बच्चे, अब सितंबर से फरवरी में टोटल 261 बच्चे आपको शो होंगे। इनको जो टोटल पैसा दिया गया है वो दिया गया है 1,76,304 रुपए 44 पैसे। जो चावल दिया गया है वो 2,368 किलो और 1,184 किलो आपका गेहूं दिया गया है। तो इस कैलकुलेशन को भी मैंने ऐड कर लिया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपका हो गया सितंबर से फरवरी का 261 बच्चे टोटल नामांकित हो गए। ये हो गया आपका 1,76,304 रुपए 44 पैसे आपका टोटल कन्वर्जन कॉस्ट उनको दिया गया, और 3,552 ये मैंने जोड़ दिया। आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2,368 को और 1,184 को जो हमने जोड़ा है, तो ये जोड़कर आ गया आपका 3,552 किलोग्राम आपका टोटल खाद्यान्न आ गया। अब मेरी बात को आप समझिए कि अगर आपने प्रेरणा पोर्टल पर सही सही फीडिंग नहीं की है, तो आप लोग हाथ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपने जुलाई से अगस्त में कितने बच्चों को कितना पैसा दिया है और कितना खाद्यान्न दिया है, और सितंबर से फरवरी में आपने कितने बच्चों को कितना खाद्यान्न और कितना कन्वर्जन कॉस्ट दिया है। क्योंकि देखिए एक चीज आप यहां पर समझिए कि हालांकि आपको यहाँ पर 261 बच्चे दिख रहे होंगे, और देखिए जो सितंबर से फरवरी का जो कन्वर्जन कॉस्ट था वो था 685 रुपए। तो आप जब 685 को 261 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ये कम है। कम क्यों है? क्योंकि सितंबर से फरवरी में भी जो आपका एडमिशन हुआ था बच्चों का, किसी का मिड सितंबर में हुआ होगा, किसी का फरवरी में हुआ होगा, है ना, किसी का दिसंबर में हुआ होगा, किसी का अक्टूबर में हुआ होगा, तो उन सबको सारे पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, उनको कम पैसा मिलेगा। तो इसलिए यहां पर ये कम पैसा शो हो रहा है। तो आप बढ़िया से कैलकुलेशन करिएगा। अगर आप प्रेरणा पोर्टल पे सही से कैलकुलेशन नहीं हुई है तो आप क्या करिएगा, हाथ से मैनुअली उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दोबारा उपभोग प्रमाण पत्र पे। तो हम वापस उपभोग प्रमाण पत्र पे आ गए हैं। 76 दिन का हम भर चुके हैं। अब चलिए 49 दिवस का भरते हैं। तो मैंने बताया था कि 49 दिवस में जो टोटल लाभान्वित बच्चे थे वो 222 थे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 222, ये हो गया 222। इनको जो हमने कन्वर्जन कॉस्ट दिया था वो था 56,606 रुपये 43 पैसे। तो हम यहाँ पर भर देते हैं 56,606 रुपये 43 पैसे हो गया। और उसके बाद जो हमने इनको टोटल खाद्यान्न दिया था वो दिया था 1141 किलो। तो हम यहाँ पर भर देंगे 1141 किलो। इसी तरह से जो हमने 138 दिवस का बच्चों को खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया था उन बच्चों की संख्या थी 261, ये हो गया 261। इनको जो हमने पैसा दिया है वो दिया है 1,76,304 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,76,304 रुपये और पैसा था 44 पैसा। और इनको जो हमने खाद्यान्न दिया था वो था 3,552। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 3,552। तो इस तरह से हमने 76 दिन, 49 दिवस और 138 दिवस का जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न बच्चों को देना था वो हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब इसके बाद देखिए जो अगली हेडिंग है वो है FSA माइनस फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि विद्यालय खुलने के उपरांत MDM वितरण की स्थिति। देखिए बीच में विद्यालय खुले थे मार्च में, और यहाँ पर देखिए 24 दिवस प्राथमिक विद्यालय लिखा है, जबकि आप अपने रजिस्टर में देखेंगे तो शायद छुट्टियों को हटाने के बाद वो 19 दिन आएगा। दरअसल इसमें क्या हुआ कि मार्च में जब होली था तो पूरे मार्च महीने को ले लिया गया है, तो होली त्योहार हटा के वो टोटल 24 दिन की कैलकुलेशन है। लेकिन आपके रजिस्टर में आपका जो MDM का रजिस्टर होगा, जितने भी दिन और जितने भी लाभान्वित बच्चे होंगे वही संख्या डालिएगा, जितना भी उनको आपने कन्वर्जन कॉस्ट दिया है और जितना भी आपने खाद्यान्न दिया है वही आप यहाँ पर फिल करिएगा। तो देखिए जिन 24 दिवस की बात की जा रही है हमारे हिसाब से तो वो 19 दिवस हैं। तो उसमें जो हमने बच्चों को, तो उसमें जितने टोटल लाभान्वित बच्चे थे वो हमारे यहाँ थे 1900 बच्चे। तो यहाँ पर हम बच्चों की संख्या 1900 डाल देंगे। तो ये हो गया आपका 1900। बाकी आपको फिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे आपने बच्चों की संख्या 1900 डाली, वितरण की गई धनराशि और वितरित किया गया खाद्यान्न जो गेहूं प्लस चावल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो छठी हेडिंग है, अब आपको कुछ भरना नहीं है, सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर जो छठवां जो एंट्री आपको भरनी है वह है दिनांक 31 मार्च 2021 को अवशेष परिवर्तन लागत रुपए में। तो देखिए यहाँ पर 1,15,209 रुपये लिखा है। देखिए यहाँ पर जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 24 दिवस का आया है वो 9,443 रुपये आया है। और जो टोटल हमने पैसा बच्चों को बांटा है वो यहाँ पर देखिए तीनों G1, G2, G3 जब ऐड होगा तो ये तीनों और प्लस ये जो बच्चों को हमने 24 दिवस का जो पैसा दिया है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद जो टोटल अमाउंट था आपका, जो टोटल A+C का अमाउंट था, देखिए ये जो A+C है इसमें से घट जाएगा, और इसमें से घट जाएगा तो ये जो टोटल पैसा होगा वो आपका यहाँ पर रेस्ट बचेगा। इसी तरह से जो टोटल खाद्यान्न आपने 24 दिवस का दिया है बच्चों को, ये 190 किलो,
और जो यहाँ पर देखिए H1 H2 H3 का जो सम होगा, इनको जब आप जोड़ लेंगे इसको, और ये जो आपका 24 दिवस का खाद्यान्न है इसको जोड़ लेंगे, तो वो टोटल इसमें से देखिए यहाँ पर था आपका ये कुल खाद्यान्न, आपका जो B+D था इसमें से घट के, और वो टोटल शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से आप अपना उपभोग प्रमाण पत्र जो प्रेरणा पोर्टल पे भरना है आप उसको भर सकते हैं। ये साथ के साथ इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो ये उपभोग प्रमाण पत्र है वो प्रेरणा पोर्टल पर सेव हो जाएगा, फिल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपके साथ में साझा की यह आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप प्रेरणा पोर्टल पर आपकी डेटा फीडिंग बढ़िया से नहीं हुई है तो आप मैन्युअली हाथ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपने 49 दिवस, 76 दिवस और 138 दिवस का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, वो जो आपने बैंक को डेटा भेजा था, कितने बच्चों का भेजा था, और आपने कितना कितना प्राधिकार पत्र पे जो अमाउंट भरा था, खाद्यान्न का अमाउंट भरा था, वो कितना कितना भरा था, उससे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर ईजिली आपका ये उपभोग प्रमाण पत्र फिल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।